हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाई तब सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम 2023 का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे जिसके सारे छोटे क्वेश्चन हो गए थे। सिर्फ बड़े क्वेश्चन बचे थे जो कि सेट ए बी सी तीनों में सेम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 11 से 18 नंबर तक देखेंगे। इस क्वेश्चंस में सारे में क्या रहेगा, अथवा दिया रहेगा और करके देता है ना, दो में से एक बनाना रहता है। तो 11 से शुरू करते हैं। तो देखिए 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक बेलन का आयतन है, वो दिया हुआ है, इतना घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। ये सारे क्वेश्चन 4 नंबर और 5 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो बेलन का आयतन दिया है और बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। इससे समझ क्या रहे हो आप? इसका मतलब क्या है, मान लो ये एक बेलन है, ठीक है। ऐसा करके एक बेलन है। इस बेलन का आयतन, आयतन मतलब कि इसके अंदर में जो जगह है ना, जितना जगह ये अंदर में है वो कितना है, उसी को बोलते हैं आयतन। वो है 30/80, ठीक है। और बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब कि वह हिस्सा जो नीचे है, ठीक है, या ऊपर है, ये वक्र पृष्ठ होता है। तो ये हमको निकालना है कि कितना होगा। तो इसके लिए दोनों का फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है टू, बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक। अब देखो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ये देखो। एच चाहिए, आर चाहिए, आर और एच बस चाहिए। 2 और पाई तो पता है क्या होता है। तो आर और एच चाहिए। क्वेश्चन में देखो एच दिया है ना, क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है, ठीक। पहले यहीं से शुरू करना, दिया है कि आयतन दिया है, आयतन कितना दे दिया है 30/80, और ऊंचाई कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये घन सेंटीमीटर। तो ये दो चीज हमको दिया है। अब आयतन में से हमको आर का मान निकालना पड़ेगा, और उस आर के मान को यहाँ रखेंगे, और एच का मान तो दिया है, तो आर का मान हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जान गए हम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और आयतन का होता है। तो आयतन कितना दिया है 30/80, तो आयतन की जगह 30/80 डालो, और पाई की जगह 22/7 डालो, और आर स्क्वायर का हमको मान चाहिए, आर का मान चाहिए, और एच कितना दिया है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो r मिल जाएगा, और उस r और इस h के वैल्यू को इसमें डालेंगे तो वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। यहाँ से तो समझ में आ गया होगा करना क्या है ना। तो आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर को वहीं रखो, बाकी को ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 30/80 गुणित 7 हो जाएगा ये ऊपर जाके, और नीचे क्या है 22 गुणा 20, ठीक है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। आगे अब इसी को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से r का मान मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 से भी कट जाएगा, है ना। 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा ये 154, और यहाँ क्या है 7, नीचे क्या है 22, इतना ही बचा है। अब इसको सॉल्व करते जाते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। देखो ये 11 से जाएगा क्या, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 4 यहाँ चलेगा, 11 चौक 44, तो ये 2 हो गया, फिर 2 एक कम, और ये 2 सत्ते, तो 7 गुणित 7 कितना हो गया 49। ये आ गया आर स्क्वायर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसको 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा करके, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू 7। अब आर का वैल्यू मिल गया, एच हमको दिया हुआ है, अब हमको सीधा वक्र पृष्ठ निकालना है। तो अब उसी में मान मान रख देते हैं। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और आर का वैल्यू हम निकाल के आ गए हैं 7, और एच कितना दिया है 20, तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या बचेगा देख लो, ये हो जाएगा 44 गुणा 20, मतलब कि 880, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमको यही निकालना था बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। देखो उसी क्वेश्चन के अथवा में आया था कि एक शंक्वाकार कप है, उसके आधार का परिधि 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। पहले क्वेश्चन समझेंगे। शंक्वाकार कप बोल दिया, जो कि मतलब कप कैसा होता है, ऐसा रहेगा शंक्वाकार कप, ठीक है। शंक्वाकार का मतलब होता है शंकु, शंकु का मतलब आप जो भेल खाते हो या फल्ली लेते हो तो उसमें एक वो बना के देता है शंक्वाकार, इसी शेप में रहता है कागज का, इसी के अंदर डाल के वो देता है, तो वो क्या होता है शंक्वाकार कप होता है, ठीक है। तो ये बोल दिया है कि है, ठीक है। इसका आधार, इसको उल्टा ले लिया है, इसको उल्टा रखा गया है, इसी कप को उल्टा रखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा ये,
ठीक। अब इसमें बोला है आधार का परिधि, मतलब ये आधार मतलब नीचे वाला हिस्सा, इसका परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई कितना है ये पूरा 6 सेंटीमीटर। तो हमको ये बताना है कि इसमें अधिकतम कितना पानी आ सकता है इस हिस्से में। ठीक है, तो कितना पानी आ सकता है, जितना उसके अंदर जगह होगा। अब जैसे एक बॉटल में आप कितना पानी भर सकते हो, जितना बॉटल में कैपेसिटी है, मतलब उसका आयतन जितना होगा, जितना जगह होगा उतना ही पानी आएगा। तो इसमें कितना पानी पूछ रहा है, मतलब कि उसका आयतन ही पूछ रहा है, लेकिन उसको डायरेक्ट आयतन के फॉर्म में नहीं पूछ के कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछा है। तो हमको निकालना क्या है, इसमें आयतन ही निकालना है। ठीक है, ये शंक्वाकार जो कप है इसका आयतन क्या होगा ये निकालना है। सॉल्व करके चालू करोगे तो दिया क्या है, देखो दिया है हमको आधार का परिधि, है ना, यही परिधि दिया है, मतलब यहाँ से चालू किया वापस चल के यहाँ है, तो वो परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। परिधि को क्या बोलते हैं 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, एच दिया है, ऊंचाई कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो देखो अब हमको निकालना क्या है आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसके आयतन का, ये शंक्वाकार कप के आयतन का होता है। ठीक है, शंकु का कुल मिला के शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आज जो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ खासकर ये वाले, इसमें 3-4 फार्मूला ही है, उसको लिख लो अच्छे से, याद कर लो अच्छे से, आप ही का काम आएगा। इसमें ज़्यादा फार्मूला नहीं है, 3-4 ही है बस। तो ये फार्मूला होता है, इसमें देखो हमको क्या क्या चाहिए, आर चाहिए और एच चाहिए। तो एच तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, आर चाहिए, तो आर कहाँ से निकालेंगे, तो आर यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा, देखो आर निकालना है हमको, तो आर को यहीं रखो। ठीक, इसको पहले ये 22/7 हो जाएगा। चलो इस एक एक बार और लिख देते हैं, 2 × 22/7 गुणा आर इज इक्वल टू 22। तो हमको आर चाहिए, तो आर को यहीं रखो, बाकी सब उधर भेज देते हैं, ऑलरेडी 22 है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले लोग नीचे आ जाएंगे। ऊपर में क्या है 22 और 2, 22/22 कैंसल, आर का मान कितना आ गया 7/2। ये आर क्या है, ये आर है त्रिज्या, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कितना है 7/2, मतलब 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मिल गया आर हमको। अब अंदर में कितना जगह है वो निकाल सकते हैं जब आर और एच पता हो। ठीक, तो वो निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो 1/3 आयतन का कितना पानी आएगा पता चल जाएगा इससे। 1/3 पाई को लिख सकते हैं 22/7, आर स्क्वायर मतलब कि 7/2, 2 बार है ना, और एच। अब इसी को सॉल्व करना है, तो हमको जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। करते हैं सॉल्व। देखो ये 1 बार में जाएगा, ये 11 बार में जाएगा, और कुछ जा रहा है क्या, ये जा रहा है और ये जा रहा है, बचा क्या ऊपर में, अच्छा एच का वैल्यू भी तो हमको दिया है 6। ठीक है, तो ये 2 और 3 चला जाएगा और ये 6 चला जाएगा, तो ऊपर में क्या बच रहा है 11 × 7 बस बच रहा है और 1 बच रहा है, तो 11×7 क्या हो जाएगा 77 घन सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है बहुलक। ठीक है, इसको हमको बहुलक निकालना है, एक ऐसा टेबल दिए रहेगा आपको क्वेश्चन में, बोलेगा बहुलक निकालिए। तो बहुलक का मतलब क्या होता है कि ऐसा संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो देखो टेबल में क्या समझ में आ रहा है कि 0 से लेकर 10 तक का जो संख्या है वो 4 बार आया है, 10 से लेकर 20 तक का संख्या 8 बार आया है, 20 से लेकर 30 तक का संख्या 14 बार आया है। ठीक है, वैसा करके ये दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा आया है, देखो 30, मतलब 40 से 50 के बीच का जो संख्या है वो 30 बार आया है। इससे हमको ये क्लियर हो गया कि आंसर जो है 40 से 50 के बीच में होगा। पहला चीज़ क्लियर हुआ। तो हमको क्या निकालना है कि ये 40 से 50 के बीच में कौन सा संख्या है जो टोटल, देखो 40 से 50 के बीच का संख्या 30 बार आया है, लेकिन एक ही संख्या तो 30 बार नहीं आया होगा, 41 आया होगा 5 बार, 42 आया होगा 3 बार, तो ऐसा करके वो आके टोटल 30 हुआ है। तो हमको यही निकालना है कि कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो उसको निकालने के लिए बहुलक का एक होता है फॉर्मूला। ठीक, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसका गुणा में रहता है H। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला तो याद ही किया जाता है। ये समझ सकते हो आप, अपना दिमाग लगा के समझ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो हमको इसके लिए क्या क्या चाहिए, एल चाहिए, एफ चाहिए, F0 चाहिए, सब चीज़ चाहिए, है ना। एल एल क्या होगा, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा और H क्या होगा।
ये चीज़ हमको पहले पता होगा तब ना हम इसमें मान रख के बनाएंगे। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ से मिलेगा। अब कैसे मिलता है उसको ध्यान से देखो। सबसे पहले ये देख लो कि जो सबसे ज़्यादा बार आया है, कौन आया है सबसे ज़्यादा बार? ये 30। तो 30 क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा बार 30 आया है तो 30 क्या हो जाएगा? F1। जो सबसे ज़्यादा आया रहता है वो F1, उसके जस्ट एक ऊपर वाला रहता है F0 और इसके जस्ट एक बाद वाला रहता है F2। तीन चीज़ तो आसानी से मिल गया, इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। जो ज़्यादा आया है वो F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके बाद वाला F2, ये तीन मिल गया। अब L, तो L देखो क्या होता है। L मतलब कि जो भी सबसे ज़्यादा आया है इसके वर्गांतर का पहला, समझ गए? आवृत्ति में जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है उसका वर्गांतर दिखेगा, उसके वर्गांतर का पहला जो रहता है वो होता है L, ठीक। और H क्या होता है? तो इन वर्गांतरों का अंतर। तो इस सब के बीच में कितने का अंतर है? जैसे यही वाला को देखेंगे तो इसके बीच में अंतर कितने का है? 10 का, ठीक है। तो H मतलब कि इनका बीच का हाइट, 40 से 50 तक का बीच का हाइट कितने का है? 10 का, 10 गिनती आता है वहाँ पे। तो ये L हो गया, F1, F0, F2 और H, ये सब मिल गया। यही सब मान को हमको इसमें रखना है, जो आएगा वो आंसर पहले से पता है हमको कि 40 से 50 के बीच में आएगा, ठीक है। तो इधर को मिटा देते हैं अब मान रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो L मतलब कि 40 हो जाएगा, प्लस F0 मतलब कि 30, माइनस F1 मतलब कि, सॉरी, F1 करना है ना, तो F1 30 माइनस F0 कितना है? 20 बटा 2F1, मतलब F1 में 2 का गुणा हो गया तो 60 हो गया, माइनस F0 कितना है? 20, माइनस F2 कितना है? 15। इसके साथ रहेगा गुणा H कितना है? 10, ठीक। ये सब मिल गया हमको। अब हमको ये करना है सॉल्व, तो इससे मिल जाएगा बहुलक। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस ऊपर में 10 बचेगा, नीचे में क्या बचेगा? 60 में 20 जाएगा तो 40, और 40 में 15 जाएगा तो 25, यहाँ बचेगा 10। ये 2 बार में चला जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा? ये 1 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, ये 40 है, प्लस ये 2 दूनी हो जाएगा 4, तो 40 और 4 कितना हो जाएगा? 44। ये हो जाएगा आंसर, बहुलक, जो कि हमको पहले से पता था कि 40 से 50 के बीच में आने वाला है। तो बहुलक है सिंपल, बस फॉर्मूला याद रखो और सिंपल तरीके से मान रखो और बना लो। देखिए उसी क्वेश्चन के अथवा में आया था जिसमें हमको माध्यिका निकालना है, जो कि एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। इसको कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, क्वेश्चन पेपर में सॉल्व लिखोगे, सॉल्व लिखने के बाद ये वाला टेबल बनाओगे। टेबल बनाने के बाद ये आवृत्ति है, आवृत्ति के साथ आपको एक और बनाना पड़ेगा, संचयी आवृत्ति, ठीक है। तो ये संचयी आवृत्ति क्या होता है? मतलब संचय मतलब समझ रहे हो ना, धन संचय करना, मतलब समझते हो क्या होता है? धन बचाना, मतलब समेटना। तो ये वही है, सबको समेट कर लिखेंगे। जैसे ये 8 से शुरू हुआ था तो ये 8 होगा, 8 में 30 जोड़ेगा तो क्या होगा? 38, 38 में 40 जुड़ेगा तो क्या होगा? 78, 78 में 9 जुड़ेगा तो क्या होगा? 87, 87 में 7 जुड़ेगा तो क्या होगा? 94, और 94 में 6 जुड़ेगा तो क्या होगा? 100। तो ये जो निकला इसको बस जोड़ते गए, ठीक है। इसको इसको जोड़े ये आया, इसको इसको जोड़े ये आया, ये जो निकला उसको बोलते हैं n। तो n कितना निकला हमारे पास? 100, ठीक है। लास्ट में जो निकला वही n है, कुल मिला के इसको आप जोड़ लोगे सबको तो 100 ही निकलेगा। तो n मिल गया हमको 100। अब माध्यिका निकालना है तो माध्यिका का फॉर्मूला जानना पड़ेगा उसके लिए। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है वो पहले देखेंगे, फिर उसमें क्या क्या ज़रूरत है वो देखेंगे, फिर वो निकालते कैसे हैं वो देखेंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, ठीक है, इंटू H। ये होता है माध्यिका का फॉर्मूला। तो आपको 2-3 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक माध्यिका का ये वाला, एक बहुलक का इससे पहले वाला, और इसमें समांतर माध्य भी आता है वो भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये माध्यिका का फॉर्मूला ये होता है। इसमें हमको ये पता है कि L क्या होता है, H क्या होता है और F क्या होता है, ठीक है। F0, F1, F2 पता था, लेकिन वो F ही है एक प्रकार का, और N हम निकाल चुके हैं 100। अब CF क्या होता है वही हमको पता करना है। तो CF मतलब संचयी आवृत्ति को ही CF बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें तो इतने सारे आंकड़ा है, ये फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति, ये संचयी आवृत्ति है, तो इसमें इतने सारे आंकड़ा है तो लेना किसको है? तो लेना किसको है उसको निकालने के लिए रहता है n। तो n देखो 100 आया है, तो इसको क्या करो, 2 से भाग दे दो, ठीक। कितना आएगा? 50। अब ये देखना है कि ये जो 50 है वो इनमें से सबसे ज़्यादा करीब किससे है, किसके क्लोज है। तो 8 से तो बहुत दूर है 50,
38 के 12 की दूरी में है और 78 से 28 के पहले में है। तो कुल मिला के इन दोनों के बीच में आएगा 50, और इन दोनों के बीच में सबसे कम दूरी हो रहा है वो हो रहा है 38 का। ठीक है, तो 38 इसका क्या हो जाएगा, संचयी आवृत्ति CF। या तो ऐसा देख लो, या कैसा देख सकते हो, इधर आ जाओ। इधर आके देखो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, ये आया है 40 वाला। ठीक है, तो 40 वाला का ये 40 क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ये F क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, इसके जो वर्गांतर का पहला जो है, ये पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे, वर्गांतर का जो पहला है वो हो जाएगा L। तो वो कितना है, 20 हमको मिल गया। L मिल गया, F मिल गया, N/2 मिल गया 50, CF मिल गया 38। H तो पता ही है क्या होता है, H मतलब कि अंतर। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10 का है, तो 10। तो हर चीज़ तो मिल चुका है, अब सीधा मान रखना है। ये निकालने का दूसरा तरीका मैं ये बता रहा था कि इधर देखो यहाँ क्या है 40, तो 40 के बाद जो संचयी आवृत्ति में है उसके पहले वाला हमेशा क्या होता है, CF होता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आया है उसी के लाइन का जो संचयी आवृत्ति है उसके एक ऊपर वाला होता है CF। या ऐसे देख लो, या ऐसे देख लो कि जो N निकलेगा उसको 2 से भाग दोगे तो जो आएगा उसके जो करीब है वो होता है CF। तो सब मान मिल चुका है, अब सीधा हमको मान ही रखना है बस। ठीक है, तो लिखते हैं L का कितना है, 20, 20 प्लस N/2 मिल गया है 50, है ना, N/2 50 मिल गया है, माइनस CF कितना है 38 बटे F कितना है 40, और गुणा में क्या है H कितना है 10। अब इसको सॉल्व करना है, एकदम सिंपल है। 20 प्लस, देखो ये जीरो और ये तो चला गया ख़त्म, वो 38 जाएगा तो कितना बचेगा 12, तो 12/4, तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 20 प्लस 3 कितना हो गया 23, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सरल रेखा का समीकरण निकालना है जिसका प्रवणता दिया है और रेखा बिंदु दिया है 3 0 से होकर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो अक्ष है XY, ठीक है, इसमें एक प्रवणता मतलब ढाल जा रहा है। ठीक है, ढाल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके छोटे क्वेश्चंस में भी बताया था प्रवणता होता क्या है। तो ये जो प्रवणता है ये दिया है 5/3, प्रवणता को M बोलते हैं बताया था मैं, ये दिया है 5/3। बिंदु 3 0 से जा रहा है, मतलब Y में 0 रहेगा और X में 0, तो ये ऐसा नहीं बनेगा। तो ये कैसा बनेगा, देखो X में 3 मतलब 1 2 3, Y में 0 मतलब ये। ठीक है, तो ये उच्च रेखा है जो ऐसे ही जा रहा है, इसी प्रकार से ही जा रहा है, यही रेखा है। ठीक है, तो इसी रेखा का हमको क्या करना है, समीकरण निकालना है इसी रेखा का, जो X में 3 है और Y में 0। देखो Y में कहीं भी नहीं गया है लेकिन X में गया है। तो ये निकालने के लिए हमको पता है M इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हम पढ़े थे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक, तो जो बिंदु दिया है 3 0, इसको क्या करोगे, इसको मानोगे, क्या मानोगे, x1 और y1। बोलने का मतलब जो 3 है वो x1 है और जो 0 है वो y1 है। ठीक, अब क्या करो, इसके लिए तो हमको x2 y2 भी चाहिए, तो x2 y2 के लिए क्या करोगे, ये मान लिए x1 और y1 जो दिया है वो, और x2 y2 मान लोगे, x2 इज इक्वल टू x मान लोगे, y2 इज इक्वल टू y, और एक्स वाई क्या है, तो एक्स वाई जो है इसी रेखा में कोई और बिंदु है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक और बिंदु है जो कि एक्स वाई है मान लो। ठीक, तो अब ये सब मान हमको इसमें रखना है। तो m इज इक्वल टू क्या दिया है, m इज इक्वल टू दिया है 5/3, क्वेश्चन में ही दिया है। तो m की जगह रख दो 5/3 इज इक्वल टू y2 की जगह रखो क्या y, y1 की जगह रखो 0, x2 की जगह रखो x, x1 की जगह रखो 3, ये रख दिए। अब इसी को ही हमको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने से जो आएगा वही हमारा क्या होगा, समीकरण। सॉल्व कैसे करते हैं, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे होगा तो क्या होगा, 5 का गुणा होगा x माइनस 3 से, बराबर ये y हो जाएगा, y का गुणा होगा 3 से तो ये 3y हो जाएगा। ये जो खोलेंगे ब्रैकेट तो 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 3y, y को ले आओ इधर, तो 5x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा, वही समीकरण जो हमको चाहिए था, अभीष्ट समीकरण प्राप्त हुआ, आंसर। देखिए ये उसी क्वेश्चन के अथवा में आया था और इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता। क्यों बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो खुद समझ जाओगे। ठीक है, तो अब इसका हमको करना क्या है कि ऐसा दे दिया है कि वर्ग का भुजा दिया है ऐसा टेबल में, वर्ग का परिमाप दिया है ऐसा टेबल में, और बोला है कि ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ इसका हमको बनाना है कि कैसा बनेगा।
तो एकदम सिंपल है, देखो जो ऊपर में दिया है वो x है, जो नीचे में दिया है वो y है। तो ऊपर का जो x है वो x1 कितना है 0, x2 कितना है 1, ऐसा करके वो x7 तक है, x8 तक है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो x1 और y1 जोड़ी में चलता है, तो ये कितना है 0 0, ठीक है, 0 0 दिख रहा है, 0 0 है। तो x2 y2 क्या है, x2 y2 है 1 4, ठीक है। उसके बाद x3 y3 है 2 8, फिर 3 12, ऐसा करके ये आगे कहाँ तक है 7 28 तक है। इसको आप पूरा लिखना, ठीक है, कि x1 y1 इतना है, वहाँ से लेकर पूरा लास्ट के जाते तक लिखना 7 28 तक। ये पहला काम हो गया। इसके लिए कुछ जानना सीखने की ज़रूरत तो है नहीं, आराम से लिख सकते हो। अब दूसरा काम क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे। देखो सब प्लस में है, माइनस में तो कोई नहीं है, तो जो सब ग्राफ बनेगा वो किधर बनेगा, वो बनेगा इस तरफ के अक्ष में, ठीक है। इसमें ये x रहता है, ये y रहता है, ये y डैश और ये x डैश रहता है, लेकिन ये तब कम आएगा जब कुछ माइनस में रहे। तो माइनस में है ही नहीं, प्लस में है, तो इधर बनेगा। अब इधर कैसे बनेगा ये देखते हैं। देखो x 0 से लेकर कहाँ तक गया है 7 तक, तो ये 0 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद 0 है। तो यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, x जहाँ तक गया है लिख दिए, y कहाँ तक गया 28 तक। अब 28 तक लाइन तो नहीं बनाते रहोगे, तो उसको डायरेक्ट जो दिया है उसी को लिख दो 4, ठीक है, 8 12 16 20 24 28। देखो लिखने को तो लिख दिए हैं, लेकिन जो लिखे हैं हमको उसको बताना भी पड़ेगा, है ना। ग्राफ क्या होता है, ऑलरेडी 1 1 सेंटीमीटर का गैप रहता है उसमें सब में। तो x अक्ष में क्या किए हम, x अक्ष में 1 सेंटीमीटर का जो गैप था उसको कितना माने हम, उसको माने भुजा का माप, है ना। एक 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 का अंतर है सब में, तो वो माने एक भुजा का माप, ठीक। अब y अक्ष में क्या माने, तो y अक्ष में जो 1 सेंटीमीटर है इसको कितना माने 4, 4 4 का गैप है सब में, तो वो क्या है परिमाप। तो 4 सेंटीमीटर, परिमाप सेंटीमीटर में ही रहेगा, और भुजा का जो माप रहेगा वो भी सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। तो x अक्ष में 1 सेंटीमीटर का जो गैप था उसको 1 सेंटीमीटर ही माने, लेकिन y अक्ष में जो 1 सेंटीमीटर गैप था उसको 4 सेंटीमीटर माने। अब क्या करेंगे, अब x1 y1 से लेके हमको लास्ट के जाते तक का वैल्यूज़ पता है, इसी को इसमें नोट करते हैं। तो x1 y1 कितना है 0 0, मतलब ये यही रहेगा x1 y1, ठीक है। x2 y2 क्या 1 4, तो ये 1 को ऊपर बढ़ाओ, 4 को आगे बढ़ाओ, ये जहाँ पे मिला ये क्या हो गया x2 y2 हो गया, तो इसको लिख दो, ये क्या है x2 y2। फिर x3 y3 क्या है 2 8, तो ये 2 को ऐसे आगे बढ़ाओ, 8 को आगे बढ़ाओ, ये क्या है 2 8। फिर वैसे क्या है अगला 3 12 होगा, है ना। कुल मिला के ये समझ में आ गया कि इसको आगे बढ़ाना है हमको। अगला क्या है 4 4 4 16, फिर अगला क्या है 5 20, फिर 6 24, लास्ट क्या है 7 और 28। तो कुल मिला के जो दिया था हम वही किए हैं, सब में ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ 2 8 लिखे हो, यहाँ क्या लिखोगे 3 12, यहाँ 4 16, यहाँ 5 20, 6 24 और 7 28, ये लिख दिए। अब क्या करो, स्केल लो, स्केल को ये जहाँ जहाँ पे मिला है बिंदु, ये देखो मिला है कहीं कहीं पे, जहाँ पे मिला है उसको एक लाइन सीधी लाइन में खींचो, ऐसे करके खींच दो सीधी लाइन बस। और यही क्या है आपका ग्राफ है जो हमको चाहिए था इस टेबल के लिए, यही आंसर है। तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई हल नहीं करना है, सिर्फ जो दिया है उसी को दर्शाना है कि वो कहाँ कहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और आपको खुद देख के लगा होगा कि ये क्वेश्चन तो काश इस बार आ ही जाए एग्जाम में। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन आया था कि त्रिभुज दिया है जिसमें डी ई, इसका मतलब होता है समांतर बी सी, तथा ऐसा करके कुछ वैल्यूज़ दिए हैं, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। शुरू करने से पहले ये देखो कि मान लो त्रिभुज आपको डायग्राम में दिया है तो बढ़िया है, क्वेश्चन पेपर में अगर दिया है डायग्राम बना के तो बढ़िया है, नहीं दिया है तो भी आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो देखो बताता हूँ। त्रिभुज ए बी सी बना लो पहले, ये हो गया त्रिभुज ए बी सी, ठीक, ए बी सी। क्या बोला है डी ई समांतर है बी सी के, तो इसी के समांतर एक रेखा ऐसा करके खींच दो जो क्या रहेगा डी ई। समांतर का मतलब इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी ये,
और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, मतलब किसी भी बिंदु से इस लाइन के किसी भी बिंदु का दूरी क्या रहेगा, समान रहेगा, उसी को बोलते हैं सम अंतर, एक साथ बोलते हैं समांतर। ठीक है, तो समांतर रेखा खींच दिए। अब इसमें देखो वैल्यूज दिया है, क्या क्या का वैल्यू दिया है, ए डी का वैल्यू दिया है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया है एक्स, और ए ई का वैल्यू दिया है कितना, एक्स प्लस टू। ए बी का मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया है, 2x माइनस टू। और ए सी का वैल्यू कितना दिया है, 2x प्लस वन। हमको निकालना है x क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में कई प्रमेय होते हैं, उसमें से एक प्रमेय होता है थेल्स प्रमेय। ठीक, तो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है कि अगर कोई भी त्रिभुज है और उसके आधार में, ये आधार है, आधार के समांतर अगर कोई रेखा है, ठीक है, ये आधार के समांतर में एक रेखा है, तब क्या लिखते हैं, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, ठीक है, ये बटे ये, और ए ई बटे ई सी, ये बराबर रहते हैं आपस में, ए ई बटे ई सी। तो थेल्स का प्रमेय यही बोलता था, आधार में अगर समांतर में कोई रेखा है तो ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, इसी प्रमेय से वाला क्वेश्चन बनेगा। अब देखो इसमें हमको वैल्यू क्या क्या का पता है, हमको ए डी का वैल्यू पता है, ए ई का वैल्यू पता है, डी बी का नहीं पता, ई सी का नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दो, ए डी और डी सी को जोड़ेंगे, सॉरी, ए डी और डी बी को जोड़ेंगे तो ए बी बनेगा, और ए बी का वैल्यू हमको पता है। सेम वैसी ए ई और ई सी को जोड़ेंगे तो ए सी बनेगा, और ए सी का वैल्यू भी हमको पता है। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसको करो उल्टा। उल्टा क्यों कर रहे हैं उसका भी कारण बताऊंगा। ठीक, ई सी बटे ए ई, उल्टा इसीलिए कर रहे हैं कि अगर उल्टा नहीं करेंगे तो ये नीचे में रह जाएगा डी बी और ई सी, और डी बी और ई सी नीचे में रहेगा तो डी बी और ई सी दोनों का हमको वैल्यू नहीं पता है, तो इसको हमको करना पड़ेगा गायब। तो गायब कैसे करेंगे, जब ए डी में डी बी जोड़ देंगे तो वो ए सी बन जाएगा, और ए डी और डी बी गायब हो जाएगा, है ना। तो वो वही करेंगे, दोनों साइड एक जोड़ देते हैं, तो डी बी प्लस ए डी में एक जोड़े, और ई सी प्लस ए ई में एक जोड़े, तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा जो इससे जुड़ जाएगा, है ना। ये वाला सॉल्व करना तो आता होगा, और नीचे में जो रहता है वैसे ही बच जाता है। इसका मेन मतलब यह है कि इसको एक बटा एक मान लो, तो तिर्यक गुणा करो तो ई सी का एक से गुणा होगा तो ई सी ही आएगा, ए ई का एक से गुणा होगा तो ए ई ही आएगा, ठीक है, और ए ई का एक से गुणा होगा तो फिर ए ई ही आएगा। तो तिर्यक गुणा और नीचे नीचे गुणा, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कई बार। ठीक, तो यहाँ पे ये ऐसा कर लिए, ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमको ए डी और ए ई नीचे में चाहिए था, और उसका वैल्यू हमको पता है, इसलिए इसको उल्टा किए। और एक इसलिए जोड़े ताकि डी बी के संग में हम ए डी को जोड़ सकें, ताकि डी बी और ए डी को जोड़ के हम ए सी बना सकें, ए बी बना सकें। सेम वैसी ई सी और ए ई को जोड़ के ए सी बना सके, इसलिए ऐसा सब किए हैं। ठीक है, क्यों किए ये भी बता दिया, कारण भी बता दिया, कैसे करना है वो भी बता दिया। अब सीधा इसको सॉल्व करते हैं, तो डी बी और ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे ए डी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे ए ई। कैसे लिख सकते हैं बता दिया हूँ पिछले डायग्राम से, डायग्राम मिटा दिए हैं। अब जो जो वैल्यू इस सब के वैल्यू हमको पता है, ठीक है। ए बी का वैल्यू क्या है, 2x माइनस टू, ए डी का वैल्यू क्या है, x, ए सी का वैल्यू क्या है, 2x प्लस वन, ए का वैल्यू क्या है, x प्लस टू। ठीक, इसी को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना भी मैं सिखा चुका हूँ, इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा। तो यहाँ 2x माइनस टू है, इसमें x प्लस टू का गुणा होगा, और यहाँ 2x प्लस वन है, इसमें गुणा होगा x का। चलो करते हैं, तो ये गुणा करना भी आप जान चुके होंगे। 2x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, माइनस 2x प्लस माइनस 4, इसका गुणा इससे किए तो 2x स्क्वायर, इसका इससे किए तो प्लस 4x, इसका इससे किए तो माइनस 2x, और इसका इससे किए तो माइनस 4। इसमें करेंगे, इसका इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा x। ठीक है, देखो ये और ये कैंसल, सेम सेम है, बराबर के दोनों साइड अगर सेम चीज़ रहे तो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ ये प्लस में है, यहाँ ये भी प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। अंदर क्या बच रहा है, देखो 4x में 2x आएगा तो 2x बचेगा, और इस x को इधर ले आओ तो माइनस x हो गया, और इस 4 को उधर ले जाओ तो प्लस 4 हो गया। तो 2x में x जाएगा तो x बचेगा, तो x इज इक्वल टू क्या बच रहा है, 4, और यही हमको निकालना था। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर।
ये हो जाएगा आंसर। देखिए अथवा में ये क्वेश्चन आया था, पिछले क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसके साथ, कि सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का लंबाई बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि एक वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है उसका, ये वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु से, यहाँ पे एक बिंदु मान लो बाह्य बिंदु जो कि ए है, ठीक है, इससे क्या करना है, स्पर्श रेखा, इसके स्पर्श मतलब कि जो इसको ऐसा करके टच करता हो, ऐसा करके एक रेखा खींच दिए, ठीक है, इससे इसको भी मिला दिए ऐसा करके, ये ओ है ओरिजिन, और इसको क्या मान लो, पी मान लो, इसको मान लो क्यू, ठीक। तो हमको क्या करना है प्रूव में कि जो ए पी है, ए पी और जो ए क्यू है, वो दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं। स्पर्श रेखाओं बोल दिया मतलब एक से ज़्यादा रेखा है, पता चल गया है ना। तो ये दो रेखा है, इनका लंबाई बराबर होता है, हमको यही पता करना है कि ए पी बराबर होता है ए क्यू के। इसको पता कैसे करेंगे, करना क्या है समझ में आ चुका है। ये पी से ओ को मिला लो, क्यू से ओ को मिला लो, ठीक है। ये सब चीज़ लिखना है। अब जो जो किए, क्या किए कि वृत्त बनाए, वृत्त में केंद्र ओ है, ठीक है, जिसमें बाह्य बिंदु क्या है, ए है, बाह्य बिंदु मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लिखना आप ये सब चीज़। तो बाह्य बिंदु ए से वृत्त में स्पर्श रेखा खींचे जो कि ए पी व ए क्यू है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है ए पी बराबर होगा ए क्यू के, इतना लिख लिए। इतना लिखने के बाद ओ से पी को मिलाओगे और ओ से क्यू को मिलाओगे, इतना चीज़ लिखना है। तो इतना लिखने के बाद ये वाला डायग्राम आपको मिल जाएगा। अब आगे क्या करोगे, ठीक है, अगर नहीं सुन पाए तो बैक करके फिर से सुनना और ये सब लिखना अच्छे नंबर के लिए। इसके बाद क्या करोगे, अब एक चीज़ ध्यान दो, ये है क्या है, त्रिज्या है, केंद्र से हो रहा है, होकर जा रहा है पूरा उसके परिधि तक, तो त्रिज्या है। मतलब किसी भी वृत्त का त्रिज्या तो बराबर ही रहता है, चाहे यहाँ से आप यहाँ जाओ या यहाँ जाओ, ये भी आर रहेगा, ये भी आर रहेगा। तो जो ओ पी है, ओ पी व जो ओ क्यू है, वो क्या है, वो वृत्त का त्रिज्याएं हैं, वृत्त के क्या है, त्रिज्याएं हैं, है ना। और हमको पता है कि एक वृत्त के जो त्रिज्याएं हैं वो बराबर होते हैं। तो एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं जो बराबर होंगी, ये सब लिखते जाना, एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होता है मतलब कि ओ पी बराबर होगा ओ क्यू के, ओ पी बराबर होगा ओ क्यू के, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो दूसरा चीज़ क्या, कि ये बन रहा है त्रिभुज ए ओ पी और ए ओ क्यू। त्रिभुज क्या बन रहा है, ए पी ओ मान लो चलो, और ए क्यू ओ, दो त्रिभुज हमको मिल रहा है यहाँ पे। तो इन दो त्रिभुज का एक चीज़ देखोगे, तो इन दोनों त्रिभुज में ए ओ कॉमन है, ए ओ क्या है दोनों त्रिभुज में, तो उसी को लिखोगे कि दोनों त्रिभुज में ए ओ उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये चीज़ दिख रहा है, समीकरण एक मान लो, इसको समीकरण दो मान लो। पहला चीज़ मिल गया कि ओ पी और ओ क्यू बराबर होगा, दूसरा चीज़ ये मिल गया कि ए ओ जो है दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, मतलब कि कॉमन है, दोनों में ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। इतना मानने के बाद दो समीकरण हो चुका है, लिखते जाना है इसको, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व करने वाला नहीं है, सिर्फ ऐसे लिखने वाला ही है। अगला चीज़ क्या मानोगे कि दो त्रिभुज आपको दिख रहा है, क्या क्या त्रिभुज, जो ए पी ओ है और त्रिभुज ए क्यू ओ, इसमें देखोगे तो यहाँ पे P में और यहाँ पे Q में दोनों जगह 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो ओ पी ओ बराबर, मतलब ये P में 90 का बन रहा है, Q में 90 का बन रहा है, दोनों को बीच में रखे हैं, ये बराबर है किसके, 90 के। बोलने का मतलब जो कोण P है और जो कोण Q है, दोनों में 90 अंश का कोण बन रहा है, इसको समीकरण 3 मान लो, ठीक है। अब इन तीनों समीकरण के आधार पर, ठीक है, अरे चलो उभयनिष्ठ है, तो तीन समीकरण जो मिला था, इन तीनों समीकरणों के आधार पर हम क्या बोल सकते हैं, तीनों समीकरणों के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि जो कोण ए ओ पी है वो सर्वांग सम होगा किसके, ए क्यू ओ के, ए पी ओ और ए क्यू ओ आपस में सर्वांग सम होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों जो समीकरण हैं उससे हम ये चीज़ को बोल सकते हैं, ठीक है, ये नियम है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो ए पी है और जो ए क्यू है वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो सिर्फ ये लिखने वाला क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, ये दोनों बराबर है, यहाँ 90 90 अंश का कोण बन रहा है, और ए ओ दोनों त्रिभुज में कॉमन है।
अगर ऐसा होता है तो ए पी और ए क्यू भी आपस में बराबर होंगे। ये पहले से ही प्रूव्ड है, बस हमको वो चीज़ लिख के बताना था कि ऐसा हो क्यों रहा है।